एपिसोड 10 स्टोरी ऑफ मर्डर मिस्ट्री। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि मुझे लगता है कि वो आपकी गैरमौजूदगी में यहाँ आपके फार्म हाउस में आया और कुछ देर रहने के बाद उसने आपके विजिटिंग कार्ड के पैकेट में से चुपके से 5 विजिटिंग कार्ड निकाल लिए और यहाँ से चलता बना। तभी सूरज बाबू ने कहा कि इंस्पेक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं और मेरे नौकर बनी ने उसे मैं समझकर ही ट्रीट किया होगा। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि एग्जैक्टली मिस्टर सूरज, ऐसा ही हुआ है। विजय ने कहा कि मिस्टर सूरज, आप सावधान रहिएगा क्योंकि आपका हमशक्ल काफी चालाक व्यक्ति है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सूरज बाबू ने कहा कि आप सही कह रहे हैं, मेरे साथ मेरा डॉग शेरू है और साथ में मेरा नौकर बनी भी है, वो काफी ताकतवर है तथा मेरे पास मेरी एक लाइसेंसी रिवॉल्वर भी है जिसका उपयोग आत्मरक्षा के लिए मैं कभी भी कर सकता हूँ। उसके 2 दिन के बाद इंस्पेक्टर राज को एक फोन आता है और उधर से फोन करने वाला बताता है कि सर, आप जल्दी रोजी होटल पहुंच जाइए। यहाँ होटल में एक व्यक्ति का मर्डर हो गया है, बाकी बातें आपको होटल में पहुंचने पर पता चल जाएगी। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि आप घबराए नहीं, हम लोग 15 मिनट में होटल पहुंच रहे हैं। इंस्पेक्टर राज, विजय और हरी सिंह तीनों 15 मिनट में रोजी होटल पहुंच जाते हैं। उसके बाद तीनों इस मर्डर की तफ्तीश करने लगते हैं। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि मैनेजर साहब, हमें आपने ही फोन किया था क्या? मैनेजर ने कहा कि इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको फोन किया था और इस मर्डर की जानकारी दी थी। इंस्पेक्टर राज और उसकी टीम ने होटल के कमरे को पूरा छान मारा लेकिन कुछ खास उन्हें नहीं मिला। फिर उन्होंने डेड बॉडी को चेक किया तो उस डेड बॉडी की जेब से एक विजिटिंग कार्ड और एक रिवॉल्वर भी मिला। ये विजिटिंग कार्ड सूरज बाबू का था और शायद ये लाइसेंसी रिवॉल्वर भी उन्हीं का था। ये देखकर इंस्पेक्टर राज का दिमाग चकरा गया और वो सोचने लगा कि ये विजिटिंग कार्ड इसकी जेब में कैसे आ गया। इंस्पेक्टर राज ने सूरज बाबू को फोन लगाया तो फोन की घंटी तो बज रही थी लेकिन सूरज बाबू फोन नहीं उठा रहे थे। इंस्पेक्टर राज ने विजय को सूरज बाबू के घर पर भेजा और कहा कि उनका रिवॉल्वर भी चेक करना कि कहीं वह घर से गायब तो नहीं है। फिर विजय होटल से निकलकर सूरज बाबू के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उनके घर के बाहर और अंदर का दरवाजा खुला हुआ है। फिर विजय दौड़ता हुआ घर के अंदर गया तो उसने देखा कि सूरज बाबू, बनी और शेरू तीनों बेहोश होकर जमीन पर गिरे पड़े हैं। उसने फिर सूरज बाबू के चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे और उन्हें हिलाया डुलाया, तब जाकर कहीं उनको होश आया। फिर विजय, बनी और शेरू को भी इसी तरह होश में लाया। उसके बाद विजय ने कहा कि आप लोगों के साथ क्या हो गया था और आप लोग कैसे बेहोश हो गए थे? सूरज बाबू ने कहा कि रात को मैं और बनी ड्रिंक कर रहे थे, तभी हमारे घर के पीछे से किसी के घर में कूदकर घुसने की आवाज आई तो हम तीनों घर के पीछे चेक करने के लिए गए कि कौन है। तभी लगता है कि उस मेरे हमशक्ल ने हमारे ड्रिंक और स्नैक्स में बेहोशी की दवा मिला दी और घर में कहीं छुप गया। हमें घर के पीछे कुछ नहीं मिला तो हम वापस कमरे में आ गए। फिर हमने ड्रिंक करी और शेरू को स्नैक्स खिलाया और थोड़ी ही देर में हम तीनों बेहोश हो गए। विजय ने कहा कि आप अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर कहाँ रखते हैं? तब सूरज ने अलमारी की तरफ इशारा किया और कहा कि उसके अंदर रिवॉल्वर रखी है। विजय ने पूरी अलमारी छान मारी लेकिन उसे कोई रिवॉल्वर नहीं मिली। विजय ने कहा कि इसका मतलब है वो शख्स यहाँ से रिवॉल्वर लेकर भी भाग गया और फिर उसने होटल में जाकर उस शख्स की हत्या कर दी और विजिटिंग कार्ड और रिवॉल्वर दोनों उस डेड बॉडी की जेब में रखकर वो वहां से निकल गया। उधर इंस्पेक्टर राज ने होटल स्टाफ से पूछताछ करी तो ये पता चला कि कल मृतक सोबन राज से मिलने एक शख्स आया था और उसने काला चश्मा, काला हैट और काला कोट पहन रखा था और उसने अपना नाम सुबोध राज बताया और उसने कहा कि वो सोबन राज का कजन ब्रदर है। फिर रात उन दोनों ने खाना खाया और फिर सुबोध रात 11 बजे होटल से चला गया। तभी विजय ने सारी बातें जो सूरज शाह के घर पर घटित हुई थी वो सब इंस्पेक्टर राज को बता दी। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि विजय, ये गुत्थी तो बहुत उलझ गई है, हमें इसको सुझाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। विजय ने कहा कि सर, आप सही कह रहे हैं कि ये केस तो उलझता ही जा रहा है, हमें इस पर बहुत ज्यादा दिमाग खर्च करना पड़ेगा, तभी हमारे हक में नतीजा आएगा। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि हरी सिंह, इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और इस शहर के फेमस न्यूज़पेपर्स में इस आदमी के बारे में खबर छपवा दो क्योंकि इस आदमी ने जो होटल में अपना पता और फोन नंबर लिखवाया था वो दोनों नकली थे और इसका आई कार्ड भी नकली था। हरी सिंह ने कहा कि ओके सर, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। इंस्पेक्टर राज और विजय दोनों पुलिस स्टेशन में बैठकर इस केस पर चर्चा कर ही रहे थे कि तभी इंस्पेक्टर राज को एक फोन आता है। वह फोन एक पुलिस के मुखबिर का होता है और वह कहता है कि इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि बताओ, क्या बात बताना चाहते हो?
फिर उस मुखबिर ने कहा कि साहब, मार्केट से कल रात में अपनी दुकान को बंद करके अपने घर की ओर पैदल ही लौट रहा था तो मैंने कल रात 11:30 बजे एक काला कोट, काला चश्मा और काला हैट पहने हुए इंसान को सूरज शाह के फार्म हाउस में जाते हुए देखा था। उसके बाद मैंने एक पेड़ के पीछे से उस पर नजर रखी लेकिन वो फिर आधे घंटे तक बाहर नहीं आया तो फिर मैं अपने घर चला गया। इंस्पेक्टर राज, विजय और हरी सिंह तीनों इस पेचीदा केस में पुलिस थाने में बैठकर चर्चा कर रहे थे कि तभी राज के मोबाइल पर मिस्टर सूरज का फोन आया जिसमें मिस्टर सूरज ने राज से कहा कि इंस्पेक्टर साहब, गजब हो गया, रोजी होटल में जिस शख्स का मर्डर हुआ था वो हमारा ही एक परिचित था और उसका नाम सोनू था। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि अच्छा जी, ये बताइए कि ये सोनू काम क्या करता था। तब सूरज बाबू ने बताया कि साहब, एक तरह से कह सकते हैं कि वो एक दलाल था और हमसे और लोगों से दोनों तरफ से पैसे बनाता था। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि सूरज बाबू, इस वक्त आप कहाँ हैं? सूरज जी ने कहा कि इंस्पेक्टर साहब, मैं आज ही अपने काम पर वापस दिल्ली लौट गया हूँ क्योंकि वहाँ ज्यादा दिन तक रुककर मेरे काम पर असर पड़ रहा था। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि आप हमारी परमिशन के बिना दिल्ली क्यों चले गए? तब सूरज जी ने कहा कि इंस्पेक्टर साहब, आई एम सॉरी सर, मैंने आपसे दिल्ली जाने की परमिशन नहीं ली, लेकिन मैंने एक लिफाफे में एक लेटर आपको संबोधित करते हुए लिखकर अपने फार्म हाउस में मेरे कमरे की अलमारी में रखा है और उसमें आपसे दिल्ली जाने की परमिशन देने की गुजारिश की है। आप वो मेरे फार्म हाउस जाकर मेरे नौकर बनी से ले सकते हैं। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि ऑक मिस्टर सूरज, परमिशन ग्रांटेड। सूरज बाबू ने कहा कि थैंक्स इंस्पेक्टर साहब। फिर फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। इंस्पेक्टर राज विजय को लेकर सूरज बाबू के फार्म हाउस पहुंचता है। फिर राज सूरज बाबू के नौकर बनी को कहता है कि हमें सूरज बाबू का लिखा हुआ एक लिफाफे में बंद परमिशन लेटर चाहिए जो उन्होंने अपने कमरे की अलमारी में रखा है। जब तक बनी वो लेटर लाकर उन्हें देता तब तक वे थोड़ा फार्म हाउस में घूमने लगते हैं। तभी विजय कहता है कि सर, आप ये पेड़ के बगल में देख रहे हैं, यहाँ लगता है कि कुछ जलाया गया है। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि तुम सही कह रहे हो विजय। फिर उन्होंने वहां की तस्वीर भी अपने मोबाइल में ली और वहां जांच की तो उन्हें चश्मे के कुछ निशान मिले और कुछ जले हुए कपड़े मिले। राज और विजय ने उन्हें कलेक्ट किया और एविडेंस बैग में रख लिया। तभी बनी वो लेटर लेकर आ गया। इंस्पेक्टर राज और विजय उससे वो लेटर लेकर पुलिस स्टेशन वापस आ गए। विजय ने इस एविडेंस बैग को लैब में जांच के लिए भेज दिया। शाम को रिपोर्ट भी आ गई और ये रिपोर्ट कोट, हैट, पैंट और शर्ट के कपड़े और चश्मे के टुकड़े जले होने की ही पुष्टि कर रही थी। इस रिपोर्ट को पढ़कर इंस्पेक्टर राज और विजय का दिमाग ठनका और फिर वो इस केस के बारे में पुलिस स्टेशन में चर्चा करने लगे। इंस्पेक्टर राज ने विजय से कहा कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या तुम भी वही सोच रहे हो? तब विजय ने कहा कि जी सर, जो आप सोच रहे हैं मैं भी वही सोच रहा हूँ। इंस्पेक्टर राज और विजय दोनों दिल्ली के लिए ट्रेन से रवाना हो गए। कुछ ही घंटों में वो दिल्ली पहुंच गए और फिर सूरज बाबू के ऑफिस को ढूंढने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। सूरज बाबू के ऑफिस पहुंचकर जब उन्होंने सूरज बाबू के बारे में पता किया तो पता चला कि वो कहीं दूर किसी अज्ञात जगह पर चले गए हैं क्योंकि उनको आशंका है कि उनकी जान को भी खतरा है। इंस्पेक्टर राज और विजय निराश होकर वापस लौट आते हैं। फिर 2 दिन और निकल जाते हैं। तभी एक मुखबिर ने इंस्पेक्टर राज को सूचना दी कि साहब, मैं पिछले 2 दिन से सूरज बाबू के फार्म हाउस में एक बूढ़े आदमी को रोज घर से बाहर निकलते हुए और घर में जाते हुए देखता हूँ। वह रोज एक ऑटो में बैठकर कहीं जाता है और फिर शाम ढलते ही दूसरे ऑटो में फार्म हाउस लौट आता है। आप यहाँ फार्म हाउस में आकर इस गुत्थी को सुलझाइए। इंस्पेक्टर राज और विजय तुरंत सूरज बाबू के फार्म हाउस पहुंचते हैं और बनी से कहते हैं कि हमें उन बुजुर्ग व्यक्ति से मिलना है। बनी उन बुजुर्ग व्यक्ति को बुलाकर ले आता है। तब राज उनसे कहता है कि हम पुलिस से हैं। आप जरा अपना परिचय देंगे कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं तथा सूरज बाबू इस वक्त कहाँ होंगे? तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम गुलाब सिंह है और मैं एक जमाने में सूरज का शिक्षक हुआ करता था। वर्तमान में मेरी उम्र 70 साल है और मेरे बच्चों ने मुझे घर से बेदखल करके वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर कर दिया था। अभी 2 दिन पहले मेरे चेले सूरज को ये खबर पता चली कि मेरे टीचर वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं तो फिर उसने मुझे कहा कि आप हमारे फार्म हाउस में रहिए और बनी के साथ उसकी देखभाल कीजिए। मैंने कहा कि ठीक है। फिर पिछले 2 दिन से मैं इस फार्म हाउस में रह रहा हूँ। तभी इंस्पेक्टर राज की नज़र उस बुजुर्ग व्यक्ति के बाएं हाथ पर पड़ी तो वो हाथ कभी कभी वैसे ही कंपन कर रहा था जैसे कि सूरज बाबू का हाथ करता था। तभी वह बुजुर्ग उनसे विदा लेकर अंदर कमरे में जा ही रहा था कि पीछे से विजय ने आवाज दी, सूरज बाबू रुकिए, आपसे कुछ पूछना है। तब उस बुजुर्ग ने पीछे मुड़कर कहा कि जी पूछिए।
तभी राज ने उसे पकड़ लिया और उसके सिर के नकली बाल, दाढ़ी, मूंछें सब निकाल दी। अब उनके सामने उस बुजुर्ग की जगह दूसरा व्यक्ति खड़ा था जो था सूरज शाह। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि सूरज बाबू, आप तो बहुत बड़े खिलाड़ी निकले। अब आप ये बताइए कि आपने वो मर्डर कैसे किया। तब सूरज बाबू ने कहा कि सोनू ने मुझसे 10 लाख रुपए उधार लिए थे और वो पैसे उसने चिटफंड कंपनियों में लगा दिए और सारे पैसे डूब गए। मैंने जब उससे पैसे मांगे तो वो मना करने लगा और कहने लगा कि मैंने कोई पैसे नहीं लिए। फिर मैंने सोचा कि पैसे तो मेरे डूब गए हैं लेकिन मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद मैंने एक प्लान बनाया और फिर सोनू को रोजी होटल में लालच देकर बुलाया और फिर उसका कत्ल कर दिया। उससे पहले मैंने अपने हमशक्ल का होने का नाटक फैलाया ताकि कोई मुझ पर शक ना करे। राज ने कहा कि अब तुम्हें फांसी होने से कोई नहीं रोक सकता। विजय, इसको गिरफ्तार करके लॉकअप में डाल दो। इंस्पेक्टर राज और विजय दोनों पुलिस थाने में काम कर रहे होते हैं। तभी विजय के फोन पर एक कॉल आती है और एक वृद्ध व्यक्ति कहते हैं कि मुझे इंस्पेक्टर राज से बात करनी है। तभी विजय इंस्पेक्टर राज की ओर फोन को बढ़ाकर कहता है कि सर, कोई आपसे बात करना चाहता है। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि जी बोलिए, मैं इंस्पेक्टर राज बात कर रहा हूँ। तब उधर से आवाज आई कि इंस्पेक्टर साहब, मैं आनंद कपूर बोल रहा हूँ और मेरी उम्र 70 साल है। मैं सावनपुर मोहल्ले में रहता हूँ। हमारा इस मोहल्ले में एक छोटा सा होटल भी है जिसमें यात्रियों के लिए खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था है। आपके पुलिस स्टेशन से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर यह होटल स्थित है। एक हफ्ते पहले मेरे बेटे आरोह कपूर की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में घर में हुई थी। उस वक्त में दिल्ली अपने रिश्तेदारों के यहाँ गया हुआ था। मेरे बेटे आरोह की उम्र 37 साल थी और वो इस होटल को चलाता था। इस होटल में 3 और कर्मचारी थे, रामू, बिंदिया और सोहन। रामू और बिंदिया का काम होटल की साफ सफाई, यात्रियों के लिए खाना बनाना और उनकी सुविधा का ख्याल रखना था, जबकि सोहन का काम होटल के रिसेप्शन से लेकर बाहर के सारे काम निपटाना था। मेरे बेटे के चले जाने से मैं काफी दुखी हूँ। अब आप इस केस की जांच पड़ताल कीजिए और मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि आप पुलिस स्टेशन में आकर रिपोर्ट लिखवा दीजिए तो फिर हम जांच शुरू कर देंगे। आनंद कपूर ने पुलिस थाने में आकर अपने बेटे के मर्डर की रिपोर्ट लिखवाई। फिर इंस्पेक्टर राज और विजय दोनों आनंद जी को लेकर उनके होटल पहुंचे और फिर उनके होटल में काम करने वाले रामू, बिंदिया और सोहन तीनों से पूछताछ की, लेकिन इस मर्डर के बारे में उनसे भी कुछ पता नहीं चला। इंस्पेक्टर राज ने आनंद जी से कहा कि आनंद जी, आप हमें ये बताइए कि आरोह का कोई दोस्त या बिजनेस पार्टनर था, कोई जिसे आप जानते हो तो हमें उसके बारे में बतलाए। तब आनंद जी ने बताया कि आरोह के 2 दोस्त आदित्य और अर्जुन हैं। वो दोनों चंडीगढ़ में रहते हैं और एक प्राइवेट कंपनी में साथ में जॉब करते हैं। इंस्पेक्टर राज ने आदित्य और अर्जुन के फोन नंबर आनंद जी से लेकर उन दोनों को कॉल की और उन्हें यहाँ पुलिस थाने में आने को कहा। तब उन दोनों ने 2 दिन के बाद आने की बात कही। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि विजय, तुम्हें क्या लगता है कि ये स्वाभाविक मौत थी या फिर यह एक और मर्डर केस है? विजय कहता है कि सर, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। फिर 2 दिन के बाद आदित्य और अर्जुन पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने इंस्पेक्टर राज को कहा कि जी सर, बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि अच्छा, आप लोग जरा आरोह के बारे में बताएं कि उसका किसी के साथ अफेयर तो नहीं था। तब आदित्य ने बताया कि सर, वो पहले हमारे ही साथ स्काई इलेक्ट्रिकल पैट लिमिटेड कंपनी में काम करता था। वहां उसकी एक खास दोस्त थी, निर्मला। वो दोनों साथ में घूमने जाते और काफी देर रात तक फोन पर भी बातें किया करते थे। लेकिन निर्मला ने 10 दिन पहले ही काम छोड़ दिया और मुझे लगता है कि कहीं वो शहर छोड़कर अपने गांव ना वापस लौट गई हो। तब अर्जुन ने कहा कि निर्मला कानपुर के खुशीपुर गांव की रहने वाली है, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। इंस्पेक्टर राज, विजय, आदित्य और अर्जुन को लेकर खुशीपुर गांव पहुंच गए। उन्होंने निर्मला के घर पहुंचकर जैसे ही घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो निर्मला ने ही घर का दरवाजा खोला। वो पुलिस को देखकर थोड़ा सा चौंक गई और तब उसने कहा कि जी इंस्पेक्टर साहब, बताइए कि कैसे आना हुआ। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि निर्मला, तुम आरोह को तो जानती होगी ना? निर्मला ने कहा कि जी इंस्पेक्टर साहब, मैं जानती हूँ। वो हमारे साथ स्काई इलेक्ट्रिकल पैट लिमिटेड कंपनी में काम करता था और अभी 1 हफ्ते पहले उसकी मौत हो गई। यह सुनकर बहुत दुख हुआ। काफी अच्छा इंसान था, हम बहुत अच्छे दोस्त थे। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि ठीक है निर्मला जी, हम चलते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो फिर आएंगे। इंस्पेक्टर राज ने अपने साथ वालों को कहा कि आज हम इसी गांव में रुकेंगे और इस निर्मला पर नजर रखेंगे। रात को वो चारों अपनी अपनी पोजीशन में मुस्तैदी के साथ जम गए।
फिर करीब रात 9 बजे एक आदमी जिसने कंबल ओढ़ा हुआ था वो निर्मला के घर पहुंचा और उसने उसका दरवाजा खटखटाया। फिर निर्मला ने दरवाजा खोला और वह आदमी उसके घर के अंदर चला गया। उसके बाद विजय और राज एक पेड़ पर चढ़े और उसके सहारे निर्मला के घर की छत पर पहुंच गए। आदित्य और अर्जुन निर्मला के घर के दरवाजे के बाहर पहरा देने लगे। उधर इंस्पेक्टर राज और विजय ने निर्मला और उसके साथ वाले आदमी को आपस में बात करते हुए सुना कि पुलिस आई थी आज घर में और शायद उन्हें पता चल गया है कि आरोह का कत्ल हमने उसके खाने में जहर मिलाकर कर दिया है। इंस्पेक्टर राज और विजय उन दोनों के सामने आ गए और इंस्पेक्टर राज ने उन दोनों को कहा, हैंड्स अप, हमें पता चल गया है कि तुम दोनों ने मिलकर कत्ल किया है और अब तुम दोनों को फांसी होने से कोई नहीं रोक सकता है। विजय ने कहा कि निर्मला तुम लोगों ने आरोह का कत्ल क्यों किया? तब निर्मला ने कहा कि ऐसा है कि ऑफिसर मैं उस कंपनी में तो काम करती थी लेकिन वहां से मुझे काफी कम वेतन मिलता था और मेरे शौक तो बहुत थे। फिर मैंने अपने इस प्रेमी विनोद के साथ मिलकर लोगों के साथ साइबर ठगी करना शुरू किया और काफी लोगों को लाखों का चूना लगाया। हमारे इस काम के बारे में आरोह को पता चल गया था और उसने जल्दी ही इस काम के बारे में पुलिस को बताने की धमकी दी थी। इसलिए एक दिन हम उसके घर गए और फिर पुलिस में पकड़े जाने के डर से हमने उसके खाने में जहर मिलाकर उसकी हत्या कर दी और उसके घर से 9-2-11 हो गए। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि विजय इनको हथकड़ी लगाकर पुलिस थाने ले चलो। फिर वो उन्हें पुलिस थाने ले जाकर लॉकअप क्लोज्ड लॉक में डाल देते हैं। इंस्पेक्टर राज और विजय दोनों पुलिस थाने में काम कर रहे होते हैं तभी विजय के फोन पर एक कॉल आती है और एक वृद्ध व्यक्ति कहते हैं कि मुझे इंस्पेक्टर राज से बात करनी है। तभी विजय इंस्पेक्टर राज की ओर फोन को बढ़ाकर कहता है कि सर कोई आपसे बात करना चाहता है। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि जी बोलिए मैं इंस्पेक्टर राज बात कर रहा हूँ। तब उधर से आवाज आई कि इंस्पेक्टर साहब मैं आनंद कपूर बोल रहा हूँ और मेरी उम्र 70 साल है, मैं सावनपुर मोहल्ले में रहता हूँ। हमारा इस मोहल्ले में एक छोटा सा होटल भी है जिसमें यात्रियों के लिए खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था है। आपके पुलिस स्टेशन से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर यह होटल स्थित है। एक हफ्ते पहले मेरे बेटे आरोह कपूर की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में घर में हुई थी। उस वक्त मैं दिल्ली अपने रिश्तेदारों के यहाँ गया हुआ था। मेरे बेटे आरोह की उम्र 37 साल थी और वो इस होटल को चलाता था। इस होटल में 3 और कर्मचारी थे, रामू, बिंदिया और सोहन। रामू और बिंदिया का काम होटल की साफ सफाई, यात्रियों के लिए खाना बनाना और उनकी सुविधा का ख्याल रखना था, जबकि सोहन का काम होटल के रिसेप्शन से लेकर बाहर के सारे काम निपटाना था। मेरे बेटे के चले जाने से मैं काफी दुखी हूँ। अब आप इस केस की जांच पड़ताल कीजिए और मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि आप पुलिस स्टेशन में आकर रिपोर्ट लिखवा दीजिए तो फिर हम जांच शुरू कर देंगे। आनंद कपूर ने पुलिस थाने में आकर अपने बेटे के मर्डर की रिपोर्ट लिखवाई। फिर इंस्पेक्टर राज और विजय दोनों आनंद जी को लेकर उनके होटल पहुंचे और फिर उनके होटल में काम करने वाले रामू, बिंदिया और सोहन तीनों से पूछताछ की लेकिन इस मर्डर के बारे में उनसे भी कुछ पता नहीं चला। इंस्पेक्टर राज ने आनंद जी से कहा कि आनंद जी आप हमें ये बताएं कि आरोह का कोई दोस्त या बिजनेस पार्टनर था, कोई जिसे आप जानते हो तो हमें उसके बारे में बतलाए। तब आनंद जी ने बताया कि आरोह के 2 दोस्त आदित्य और अर्जुन हैं, वो दोनों चंडीगढ़ में रहते हैं और एक प्राइवेट कंपनी में साथ में जॉब करते हैं। इंस्पेक्टर राज ने आदित्य और अर्जुन के फोन नंबर आनंद जी से लेकर उन दोनों को कॉल की और उन्हें यहाँ पुलिस थाने में आने को कहा। तब उन दोनों ने 2 दिन के बाद आने की बात कही। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि विजय तुम्हें क्या लगता है कि ये स्वाभाविक मौत थी या फिर यह एक और मर्डर केस है? विजय कहता है कि सर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। फिर 2 दिन के बाद आदित्य और अर्जुन पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने इंस्पेक्टर राज को कहा कि जी सर बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि अच्छा आप लोग जरा आरोह के बारे में बताएं कि उसका किसी के साथ अफेयर तो नहीं था। तब आदित्य ने बताया कि सर वो पहले हमारे ही साथ स्काई इलेक्ट्रिकल पैट लिमिटेड कंपनी में काम करता था। वहां उसकी एक खास दोस्त थी निर्मला। वो दोनों साथ में घूमने जाते और काफी देर रात तक फोन पर भी बातें किया करते थे। लेकिन निर्मला ने 10 दिन पहले ही काम छोड़ दिया और मुझे लगता है कि कहीं वो शहर छोड़कर अपने गांव ना वापस लौट गई हो। तब अर्जुन ने कहा कि निर्मला कानपुर के खुशीपुर गांव की रहने वाली है जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। इंस्पेक्टर राज, विजय, आदित्य और अर्जुन को लेकर खुशीपुर गांव पहुंच गए। उन्होंने निर्मला के घर पहुंचकर जैसे ही घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो निर्मला ने ही घर का दरवाजा खोला। वो पुलिस को देखकर थोड़ा सा चौंक गई और तब उसने कहा कि जी इंस्पेक्टर साहब बताइए कि कैसे आना हुआ। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि निर्मला तुम आरोह को तो जानती होगी ना?
निर्मला ने कहा कि जी इंस्पेक्टर साहब, मैं जानती हूँ, वो हमारे साथ स्काई इलेक्ट्रिकल पैट लिमिटेड कंपनी में काम करता था और अभी 1 हफ्ते पहले उसकी मौत हो गई। यह सुनकर बहुत दुख हुआ। काफी अच्छा इंसान था, हम बहुत अच्छे दोस्त थे। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि ठीक है निर्मला जी, हम चलते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो फिर आएंगे। इंस्पेक्टर राज ने अपने साथ वालों को कहा कि आज हम इसी गांव में रुकेंगे और इस निर्मला पर नजर रखेंगे। रात को वो चारों अपनी अपनी पोजीशन में मुस्तैदी के साथ जम गए। फिर करीब रात 9 बजे एक आदमी जिसने कंबल उड़ा हुआ था वो निर्मला के घर पहुंचा और उसने उसका दरवाजा खटखटाया। फिर निर्मला ने दरवाजा खोला और वह आदमी उसके घर के अंदर चला गया। उसके बाद विजय और राज एक पेड़ पर चढ़े और उसके सहारे निर्मला के घर की छत पर पहुंच गए। आदित्य और अर्जुन निर्मला के घर के दरवाजे के बाहर पहरा देने लगे। उधर इंस्पेक्टर राज और विजय ने निर्मला और उसके साथ वाले आदमी को आपस में बात करते हुए सुना कि पुलिस आई थी आज घर में और शायद उन्हें पता चल गया है कि आरोह का कत्ल हमने उसके खाने में जहर मिलाकर कर दिया है। इंस्पेक्टर राज और विजय उन दोनों के सामने आ गए और इंस्पेक्टर राज ने उन दोनों को कहा, हैंड्स अप, हमें पता चल गया है कि तुम दोनों ने मिलकर कत्ल किया है और अब तुम दोनों को फांसी होने से कोई नहीं रोक सकता है। विजय ने कहा कि निर्मला, तुम लोगों ने आरोह का कत्ल क्यों किया? तब निर्मला ने कहा कि ऐसा है कि ऑफिसर, मैं उस कंपनी में तो काम करती थी लेकिन वहां से मुझे काफी कम वेतन मिलता था और मेरे शौक तो बहुत थे। फिर मैंने अपने इस प्रेमी विनोद के साथ मिलकर लोगों के साथ साइबर ठगी करना शुरू किया और काफी लोगों को लाखों का चूना लगाया। हमारे इस काम के बारे में आरोह को पता चल गया था और उसने जल्दी ही इस काम के बारे में पुलिस को बताने की धमकी दी थी। इसलिए एक दिन हम उसके घर गए और फिर पुलिस में पकड़े जाने के डर से हमने उसके खाने में जहर मिलाकर उसकी हत्या कर दी और उसके घर से 9-2-11 हो गए। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि विजय, इनको हथकड़ी लगाकर पुलिस थाने ले चलो। फिर वो उन्हें पुलिस थाने ले जाकर लॉक अप क्लोज्ड लॉक में डाल देते हैं। इंस्पेक्टर राज को एक रजिस्टर्ड पोस्ट से एक चिट्ठी मिलती है जिसमें शहर के प्रसिद्ध म्यूजियम में चोरी की रिपोर्ट लिखने के लिए आग्रह किया गया था। राज ने विजय के साथ चलकर उस म्यूजियम का निरीक्षण करने निर्णय लिया ताकि म्यूजियम में हुई चोरी का पता लगाया जा सके। फिर राज बिना देरी किए हुए विजय को लेकर म्यूजियम की ओर चल दिया। दोनों जल्दी ही म्यूजियम में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उसने सबसे पहले म्यूजियम के सुरक्षा गार्ड और वहां के स्टाफ से म्यूजियम में हुई चोरी के बारे में पूछा तो वहां के स्टाफ ने ये बताया कि कल रात को म्यूजियम में करीब 12 बजे एक चोर घुसा और उसने यहां से काफी पुरातन कलाकृतियां चुरा ली जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग $20,000 के करीब होगी। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि यहाँ कितना स्टाफ काम करता है? तब एक स्टाफ ने बताया कि इस म्यूजियम में 2 गार्ड, एक क्लर्क, एक मैनेजर और एक सहयोगी, कुल मिलाकर 5 लोग काम करते हैं और सभी यहाँ उपस्थित हैं। फिर इंस्पेक्टर राज और कांस्टेबल विजय ने सबसे पूछताछ करी। उसके बाद वो अपनी पेन ड्राइव में सीसीटीवी फुटेज लेकर और म्यूजियम का एक मुआयना करने के बाद वहां से चले गए। पुलिस स्टेशन पहुंचकर राज ने कहा कि विजय, इन 5 लोगों पर नजर रखो और अपने मुखबिरों को एक्टिव मोड पर ले आओ। विजय ने कहा कि ठीक है सर, जैसा आपने आदेश दिया है वैसा ही होगा। फिर विजय ने अपने मुखबिरों को सूचित कर दिया। सभी मुखबिर इन 5 लोगों पर नजर रखने लगे। एक दिन एक मुखबिर ने राज को फोन लगाया और कहा कि इंस्पेक्टर साहब, म्यूजियम का जो मैनेजर राकेश है वो मुझे संदिग्ध लग रहा है क्योंकि वो एक विदेशी आदमी के साथ एक दूर के ढाबे में मिला था। इस पर आप भी अपने स्तर से नजर लगवाइए। ये कल फिर उनसे किसी दूसरी जगह पर मिलने वाला है। इंस्पेक्टर राज ने कहा, विजय, कल हम लोग इस मैनेजर का पीछा करेंगे और पता लगाएंगे कि ये जाता कहाँ है और किससे मिलता है, और जब ये निकल जाए तो हरी सिंह, तुम एक कांस्टेबल को लेकर इसके घर जाना और इसके घर की पूरी तलाशी लेना। सुबह से ही इंस्पेक्टर राज और विजय म्यूजियम के मैनेजर राकेश के घर के पास ही जमे हुए थे। सुबह 10 बजे म्यूजियम मैनेजर अपने घर से निकला और अपनी कार में बैठकर निकल गया। इंस्पेक्टर राज और विजय वेश बदलकर कार से उसका पीछा करते हैं। उधर हरी सिंह और एक कांस्टेबल संजय दोनों म्यूजियम मैनेजर के घर में घुसकर पूरे घर की तलाशी लेने लगते हैं। इंस्पेक्टर राज और विजय म्यूजियम मैनेजर की कार का पीछा करते हैं। तब वह देखते हैं कि एक होटल के पास म्यूजियम मैनेजर की कार रुकती है और वह होटल के अंदर घुस जाता है। राज और विजय भी उस होटल में एंटर करते हैं। उसके बाद म्यूजियम मैनेजर लिफ्ट खराब होने की वजह से सीढ़ियां चढ़ते हुए सेकेंड फ्लोर पर पहुंच जाता है और सीधा कमरा नंबर -22 में दरवाजे को नॉक करता है। इंस्पेक्टर राज और विजय भी छुपकर उस पर नजर रखते हैं। तभी अंदर से एक विदेशी निकलता है और दोनों कुछ बात करते हैं। तभी वो विदेशी उसे कुछ एडवांस मनी देता है।
फिर म्यूजियम मैनेजर नीचे उतर जाता है और होटल के कैफेटेरिया में कॉफी का ऑर्डर देता है। उसके पीछे पीछे इंस्पेक्टर राज और विजय दोनों उसी के टेबल के पास बैठ जाते हैं। इंस्पेक्टर राज म्यूजियम मैनेजर को कहता है कि भाई साहब, आजकल इस इलाके में चोरियां बहुत हो रही हैं। कल अखबार में भी पढ़ा कि म्यूजियम में भी पुरानी कलाकृतियां चोरी हो गई। म्यूजियम मैनेजर ने कहा कि हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, पर हम लोग कर ही क्या सकते हैं। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि हमने तो ये भी सुना है कि कुछ लोग कह रहे थे कि म्यूजियम के ही कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत है इस चोरी में। उन्होंने ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फिर उन पुरातन कलाकृतियां को विदेशी लोगों के हाथ बेच दिया। आपका क्या मानना है भाई साहब? फिर राकेश हड़बड़ाकर वहां से उठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन राज और विजय उसे पकड़कर थाने ले आते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर राज कहता है कि अब बताओ तुम कि ये पूरी कहानी क्या है, जरा शॉर्टकट में बताओ। तब म्यूजियम मैनेजर बताता है कि मैं और मेरा गार्ड इस चोरी में मिले हुए हैं। हमने इस पहली चोरी को अंजाम दिया, इसके लिए हमें $10,000 मिलने वाले थे और फिर वह विदेशी उसे अपने देश में लगभग $20,000 में बेचता। परसों रात को मैंने म्यूजियम के गार्ड को कुछ पैसे दिए और उसे कहा कि किसी को मत बताना कि रात को मैं म्यूजियम में दाखिल हुआ था। फिर मैं रात को म्यूजियम में दाखिल हुआ और मैंने कुछ महंगी पुरातन कलाकृतियों की चोरी की और सारा सामान मैंने अपने घर में छुपा दिया। तभी हरी सिंह ने इंस्पेक्टर राज को फोन किया और बताया कि सभी 10 पुरातन कलाकृतियां मिल गई हैं। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि तुम्हारा उस विदेशी से संपर्क कैसे हुआ? तब राकेश ने बताया कि मेरा उस विदेशी के साथ ऑनलाइन तरीके से संपर्क हुआ था। फिर एक दिन हम उस होटल में मिले और मैंने उसे म्यूजियम की पुरातन कलाकृतियों की मोबाइल में फोटो दिखाई, जिस पर उस विदेशी ने 10 पुरातन कलाकृतियों को चुन लिया। उसके बाद मैंने ही उन 10 पुरातन कलाकृतियों की चोरी की। तभी हरी सिंह का फोन आया और उसने कहा कि सर, उस विदेशी को सीआईडी वालों ने पकड़ लिया है। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि इस दुनिया में गलत काम करने वाले सोचते हैं कि हम किसी की नजर में नहीं आएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन्हें एक जमीन पर पुलिस ढूंढ रही होती है और एक आसमान से ईश्वर उनकी करतूतों का रिकॉर्ड रख रहे होते हैं, जिससे वो अपराधी न जमीन पर बचता है और न मरने के बाद आसमान में। इसलिए हमें कोई भी काम सोच समझकर करना चाहिए कि कहीं इससे किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। फिर राज ने विजय से कहा कि इसको लॉकअप क्लोज्ड लॉक में बंद कर दो। राज और विजय पुलिस स्टेशन में बैठकर कुछ काम कर रहे थे कि तभी इंस्पेक्टर राज की नजर टेबल पर रखे एक अखबार पर पड़ी। उसमें एक आर्टिकल छपा था और उसमें लिखा था कि सर्दियों की रातों में अक्सर कोहरा सब कुछ निकल जाता है, लाइटें, रास्ते, यहाँ तक कि इंसान की आंखों में छिपी सच्चाई भी। तब इंस्पेक्टर राज ने विजय से कहा कि सर्दियों की रातों में किसी कत्ल का होना पुलिस के लिए हमेशा मुश्किल साबित होता है। तभी किसी शख्स का फोन राज के मोबाइल पर आया और उसने कहा कि साहब, दीनापुर मोहल्ले में एक कत्ल हो गया है, आप जल्दी आ जाइए। विजय ने कहा कि सर, हो सकता है कि यह कत्ल ऐसा हो जो न केवल चौंकाने वाला हो बल्कि उसमें एक अनदेखा खेल भी छिपा हो। इंस्पेक्टर राज दीनापुर मोहल्ले में विजय के साथ पहुंचा। ठंडी जनवरी की रात थी। दीनापुर मोहल्ले के एक आलीशान अपार्टमेंट में मर्डर हुआ था। पड़ोसियों ने राज को बताया कि जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो सामने का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस दृश्य को देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आनंद सिंह, एक जाने माने बिजनेसमैन, अपनी कुर्सी पर मृत पाए गए। उनकी गर्दन पर धारदार हथियार के गहरे निशान थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कमरे के बीचों बीच दीवार पर खून से लिखा था, साया कभी झूठ नहीं बोलता। तभी किसी ने इंस्पेक्टर राज को सूचना दी। राज और विजय तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। राज और विजय ने कमरे को बारीकी से देखा। उन्होंने देखा कि दरवाजे और खिड़कियां भीतर से बंद थीं। बाहर जबरन घुसने का कोई निशान नहीं था। फिर उन्होंने सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो उस वक्त कैमरे बंद पड़े हुए थे। राज ने देखा कि लाश के पास एक टूटी हुई घड़ी पड़ी थी, जिसकी सुइयां ठीक 12:30 पर रुकी थी। राज ने कहा कि तो कातिल ने न केवल कत्ल किया बल्कि हमें चुनौती भी दी है। विजय ने आनंद सिंह के परिवार और जानने वालों से पूछताछ शुरू की। 4 लोग सस्पिशियस लग रहे थे। 1. आनंदी सिंह, आनंद की पत्नी। शादी को 10 साल हुए थे, पर रिश्ते में खटास थी। 2. आदित्य सिंह, आनंद सिंह का छोटा भाई, जो बिजनेस में पार्टनर बनना चाहता था। 3. मधु, आनंद सिंह की सेक्रेटरी, जो कि आनंद के काफी करीब थी। 4. विकास सिंह, आनंद का पुराना बिजनेस पार्टनर, जो काफी लॉस में था। हर किसी के पास आनंद का कत्ल करने का मोटिव था। राज ने घटनास्थल की तस्वीरों को ध्यान से देखा। दीवार पर एक तस्वीर में आनंद के पीछे की दीवार पर एक साया साफ दिख रहा था, पर वह किसी इंसान का नहीं था।
बल्कि खिड़की से आती हुई किसी आकृति जैसा था। राज को तुरंत उस खून से लिखे संदेश की याद आई, साया कभी झूठ नहीं बोलता। क्या कातिल ने अनजाने में अपनी पहचान साय के जरिए छोड़ दी थी? आनंदी से पूछताछ में पता चला कि वह और आनंद अलग अलग कमरों में रहते थे। उस रात वह कहीं से घर लौटी थी, लेकिन राज ने उसके फोन की लोकेशन निकाली। उसमें 1 घंटे का गैप था, ठीक उसी वक्त जब आनंद मारा गया। आनंदी घबराई, पर उसने कहा, मैं तो मधु से मिलने गई थी। आनंद और उसके रिश्ते से मैं तंग आ चुकी थी। पर इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कत्ल नहीं किया। राज ने मधु से मुलाकात की। उसके घर में दीवार पर एक नई पेंटिंग लगी थी। पेंटिंग में एक आदमी कुर्सी पर बैठा था और उसके पीछे खून से लिखा था, साया कभी झूठ नहीं बोलता। राज का माथा ठनका। ये पेंटिंग तुमने कब बनाई? मधु ने कहा कि खाली टाइम में मैं अपने शौक पूरा करती हूँ, मुझे पेंटिंग करने का शौक है। कल रात मुझे सपना आया था। यह जवाब सुनकर राज और विजय के रोंगटे खड़े हो गए। विकास से पूछताछ हुई तो पता चला कि उसने आनंद को कई बार धमकी दी थी, लेकिन कत्ल की रात वह चंडीगढ़ में एक मीटिंग में था। उसके पास गवाह भी थे। हालांकि राज को शक था, विकास जैसा आदमी किसी को भी पैसे देकर काम करवा सकता है। आदित्य सिंह, छोटा भाई, हमेशा से बिजनेस पर अपना भी हक चाहता था। उसकी बातें चालाकी भरी थीं। राज ने आदित्य से पूछा, क्या तुमने आनंद को मारा? आदित्य हंसने लगा और फिर उसने कहा कि इंस्पेक्टर साहब, अगर मुझे अपने बड़े भाई को मारना ही होता तो बिजनेस अपने नाम करवा लेता, कत्ल करके क्यों बर्बाद करता? राज जानता था कि इस हंसी के पीछे सच छिपा हुआ है। फिर एक रिपोर्ट आई। उसमें खुलासा हुआ कि जिस साय की तस्वीर कैमरे में कैद हुई थी, वह किसी इंसान की नहीं बल्कि एक मूर्ति की थी, जो आनंद के कमरे की खिड़की के बाहर लगी थी। तो फिर खून से लिखा संदेश किसने लिखा? तभी एक और रिपोर्ट आई। आनंद के नाखूनों में पीले रंग की पेंट के अंश मिले थे। इसे पढ़कर राज चौंका। इंस्पेक्टर राज ने विजय से कहा कि पीला रंग बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मधु अपनी पेंटिंग में इस्तेमाल करती थी। फिर इंस्पेक्टर राज मधु के घर पहुंचा और उससे सख्ती से पूछताछ की। मधु टूट गई और उसने सारा सच उगल दिया। हाँ, मैंने आनंद को मारा। वह मुझसे काफी दिनों से खेल रहा था। वह मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। मैंने उसके द्वारा दिए गए धोखे का बदला लिया है, पर मैंने सोचा नहीं था कि मेरी पेंटिंग का रंग मुझे इस केस में फंसा देगा। मधु ने स्वीकारा कि उसने आनंद का मर्डर करने के बाद खून से वह संदेश लिखा और पेंटिंग बनाई। मुझे लगा वह साया मेरी मदद करेगा सच छुपाने में, पर साया कभी झूठ नहीं बोलता। मधु को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। तब राज ने कहा कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो एक न एक दिन कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। अब तुम्हें फांसी होने से कोई नहीं बचा सकता। विजय ने फिर उसको लॉकअप में बंद कर दिया। इंस्पेक्टर राज और विजय सर्दियों की एक रात को अपने पूरे इलाके में चक्कर लगाकर वापस थाने लौट रहे थे। पुलिस स्टेशन के आसपास धुंध इतनी घनी थी कि कुछ फीट से आगे दिखाई ही नहीं देता था। इसी अंधेरे और खामोशी के बीच अचानक गोलियों की आवाज गूंजी, धाएं धाएं। सभी लोग दौड़ते हुए उस तरफ पहुंचे। एक कार सड़क किनारे खड़ी थी और उसके पास एक इंसान खून से लथपथ गिरा पड़ा था। वह इंसान कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि नामी गिरामी बिजनेसमैन विजय सिंघानिया था। इंस्पेक्टर राज और विजय दोनों घटनास्थल पर तुरंत पहुंच गए। इंस्पेक्टर राज ने भीड़ को पीछे रहने को कहा। राज ने कहा कि सब पीछे हटो, कोई भी इंसान किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। राज ने डेड बॉडी को देखा। विजय सिंघानिया के सीने पर 2 गोलियां मारी गई थी। कार की खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। नजदीक में जमीन पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। उस पर लिखा था, ये तो बस शुरुआत है। राज ने विजय से कहा, देख रहे हो कातिल की हिम्मत, पुलिस को चुलंगे कर रहा है। विजय ने कहा कि सर, आप सही कह रहे हैं। फिर जांच शुरू हुई। फॉरेंसिक टीम ने बताया कि हत्या पास से नहीं बल्कि एक ऐसी रिवॉल्वर से किया गया है जिसमें साइलेंसर लगा था। विजय ने देखा कि कार के टायरों पर गीली मिट्टी लगी है, जबकि सड़क सूखी थी। इसका मतलब कातिल नजदीक के किसी कच्चे रास्ते से आया होगा। वहीं दूसरी तरफ एक दुकानदार राज को बोला कि साहब, मैंने देखा था, काले रंग की जैकेट पहने एक इंसान को भागते हुए वहां वाली गली में गया। राज और विजय तुरंत गली की तरफ भागे। गली में अंधेरा था, लेकिन जमीन पर जूतों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। राज ने मोबाइल की टॉर्च जलाए और उन निशानों के पीछे जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद गली खत्म हो गई। वहां दीवार पर काले रंग से एक अजीब सा निशान बना हुआ था, जैसे किसी गैंग का लोगो, ब्लैक कोबरा। राज ने विजय से कहा कि विजय, लगता है कि ये कोई आम मर्डर नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गेम है।
इंस्पेक्टर राज विजय सिंघानिया के घर कांस्टेबल विजय के साथ पहुंचा और फिर उसके परिवार के सदस्यों के साथ पूछताछ शुरू की। विजय सिंघानिया की पत्नी सीमा ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति ने मुझे पिछले कुछ दिनों पहले कहा था कि कोई उसे मारना चाहता है, पर उसने बताया नहीं कि कौन है वो जो उसे मारना चाहता है। राज, क्या उनकी किसी के साथ दुश्मनी थी? सीमा, हाँ, उनका बिजनेस पार्टनर राहुल मेहरा, दोनों में बिजनेस में करोड़ों के लेन देन को लेकर झगड़ा चल रहा था। राज ने अपनी डायरी में इसे तुरंत नोट किया। अगले दिन इंस्पेक्टर राज ने राहुल मेहरा को बुलाया। राज, विजय की हत्या की रात आप कहाँ थे? राहुल, देखिए इंस्पेक्टर साहब, उस रात मैं घर पर ही था। आप मेरी बीवी से पूछ लीजिए। हाँ, हम दोनों में दुश्मनी थी, लेकिन हत्या, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। राज ने उसकी आंखों में झांका। झूठ पकड़ने की आदत उसे थी, लेकिन इस बार राहुल सच बोलता लग रहा था। फिर एक दिन बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। कार में से एक पेन ड्राइव मिली थी। जब उसे खोला गया तो उसमें कई वीडियो थे जिनमें विजय और कुछ अपराधियों के बीच गुप्त सौदे रिकॉर्ड किए गए थे। राज चौंका और उसने विजय से कहा कि विजय, ये मर्डर पैसे या बिजनेस की वजह से नहीं, बल्कि साजिश को छुपाने के लिए हुआ है। इंस्पेक्टर राज ने पेन ड्राइव को बार बार देखा। वीडियो क्लिप्स में विजय सिंघानिया एक आलीशान कमरे में बैठा था और उसके सामने कुछ अपराधी किस्म के लोग थे। वे लोग पैसों और कुछ डील्स की बात कर रहे थे। एक वीडियो में साफ देखा और सुना जा सकता था, अपराधी, अगर ये बात बाहर गई तो न हम बचेंगे न तुम। विजय हंसते हुए, चिंता मत करो, सब मेरे कंट्रोल में है। राज के माथे पर पसीना आ गया। यह मामला अब केवल एक हत्या नहीं था, बल्कि साजिश का जाल था। राज और विजय उस रात उसी गली में दोबारा गए जहां दुकानदार ने काले जैकेट वाले को देखा था। गली पूरी तरह से वीरान थी। अचानक उन्हें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो सामने वही लाल चिन्ह था, लेकिन इस बार उसके नीचे कागज चिपकाया गया था। उस पर लिखा था कि सच के करीब मत आना, वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। राज मुस्कुराया और विजय से कहा कि मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। अगली सुबह इंस्पेक्टर राज को एक अनजान नंबर से कॉल आया। अनजानी आवाज, औरत, अगर सच जानना है तो शाम 6 बजे नदी के बगल वाली पुरानी हवेली के पीछे वाले गोदाम में आना, अकेले आना। राज ने पूछा कि तुम कौन हो, लेकिन तभी उधर से कॉल कट गई। शाम को राज अकेले ही उस गोदाम में पहुंचा। गोदाम के अंदर अंधेरा था। अचानक पीछे से किसी ने उसके सिर पर रिवाल्वर तान दी। अनजानी औरत ने कहा कि मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं विजय सिंघानिया की सेक्रेटरी जूली हूँ। राज ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। फिर राज ने कहा कि तो ये रिवाल्वर क्यों? जूली बोली, क्योंकि किसी पर भरोसा करना आसान नहीं है। जूली ने बताया कि विजय एक बहुत बड़े रैकेट को एक्सपोज करने वाला था। विजय ने सबूत इकट्ठा कर लिए थे, पर वो सबूत ही उसकी मौत का कारण बने। राज ने पूछा, कौन है इसके पीछे? जूली ने कहा, एक नाम याद रखना, ब्लैक कोबरा। राज चौंक गया। ब्लैक कोबरा नाम उसने पहले भी सुना था। ये एक अपराधियों का गैंग था जो देश भर में अपराधियों का संगठन बनाता था। राज ने कहा कि जूली, क्या तुम्हें यकीन है कि विजय की हत्या इसी गैंग ने की? जूली, हाँ, और अब वे मेरे पीछे भी पड़े हैं। उसी वक्त अचानक गोदाम के बाहर से गोलियों की आवाज आई। ठान्य ठान्य ठान्य। 2 नकाबपोश लोग गोदाम के अंदर घुसे। पहला हमलावर, जूली को जिंदा मत छोड़ना। राज ने तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकाली। दोनों तरफ से काफी राउंड गोलियां चली। एक हमलावर वहीं ढेर हो गया, दूसरा भाग निकला। राज ने जूली को कहा कि तुम ठीक हो ना जूली? जूली ने कहा कि हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं ठीक हूँ। राज ने दूसरे हमलावर का पीछा किया, लेकिन वह उनकी नजरों से ओझल हो चुका था। फिर राज पुलिस स्टेशन पहुंचा और जूली को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी गई क्योंकि उसकी जान को खतरा था। फिर एक दिन इंस्पेक्टर राज को एक मुखबिर का फोन आया और उसने कहा कि साहब, ये ब्लैक कोबरा गैंग वालों की एक मीटिंग आज रात को होने वाली है। वो जंगल की जो पुरानी हवेली है वहां पर, क्योंकि डर के मारे वहां कोई नहीं जाता है। करीब 20-25 लोग होंगे और उनके पास हथियार भी होंगे। इंस्पेक्टर राज ने आसपास के थानों से एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स मंगवा ली थी। इंस्पेक्टर राज के साथ 15 पुलिस वाले जमा हो चुके थे इस काम को अंजाम देने के लिए। फिर वो रात 9 बजे उस पुरानी हवेली के पास पहुंचे और उन्होंने चारों तरफ से उस हवेली को घेर लिया था। अंदर 20 लोग थे। इंस्पेक्टर राज ने अनाउंसमेंट करवाया कि जो भी अंदर है वो पुलिस के सामने सरेंडर कर दे, वरना अंजाम बुरा होगा। उसके बाद दोनों तरफ से 100 राउंड गोलियां चली। ब्लैक कोबरा गैंग के अपराधियों की गोलियां खत्म हो गई थी तब उन सभी लोगों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया।
फिर उस गैंग का सरगना सुमित ने अपने सारे अपराध के कारनामे पुलिस के सामने बताए और उसने ये भी कबूल किया कि विजय सिंघानिया का कत्ल उसने ही किया था। इंस्पेक्टर राज ने कांस्टेबल विजय को ऑर्डर दिया कि इन सबको जेल में बंद कर दो, और इस प्रकार इस गैंग का खात्मा हो गया। राज ने एक दिन विजय से कहा कि विजय, हम पुलिस वालों की भी कितनी मुश्किलों से भरी जिंदगी होती है, हर समय अपनी जान को खतरा बना रहता है, कब किस अपराधी की गोली का शिकार बनना पड़े क्या पता, कुछ नहीं बता सकते। विजय ने कहा कि सर आप सही कह रहे हैं। राज ने कहा कि चलो विजय, आज घूमकर आते हैं, बहुत दिन हो गए, पुलिस की नौकरी की जिम्मेदारी के चलते समय ही नहीं मिल पाता है। फिर राज और विजय एक पार्क में घूम रहे होते हैं कि तभी उन्हें पार्क में बैठे हुए दो बुजुर्ग दिखते हैं जिनकी उम्र 70-75 साल की रही होगी। राज और विजय भी उनके पास आकर बैठ गए। वो आपस में बातें कर रहे थे कि बेटा, हम जैसे बूढ़े लोगों को तब ज्यादा पीड़ा होती है जब उनके बच्चे उन्हें घर से निकाल देते हैं और उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि अंकल जी, आप पूरी बात विस्तार से बताइए। तब उस अंकल जी ने बताया कि देखो जी, मेरा नाम संपत है और मेरा एक बेटा रोहन है। मैंने उसकी बचपन से जवानी तक उसकी हर इच्छा पूरी की, उसे पढ़ाया लिखाया और उसे अपने पैरों पर खड़ा किया, लेकिन उसने क्या सिला दिया, मुझे घर से निकाल दिया। वो तो ये मेरे दोस्त सोहन का भला हो कि मैं फिलहाल उसी के साथ रह रहा हूँ। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर 1 साल पहले ही चली गई थी। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि सो सैड अंकल जी, आपके बेटे ने आपके साथ बहुत बुरा किया। वैसे अभी कहाँ है वो? अंकल जी ने कहा कि बेटा, वो सब कुछ बेचकर अमेरिका में सेटल हो गया है और अब वो मुझे भूल चुका है। कह सकते हैं कि मैं अब उसके लिए कुछ नहीं रहा। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि अब इस उम्र में आप कहाँ जाएंगे, ऐसा करते हैं, मैं आपका एक ओल्ड एज होम में रजिस्ट्रेशन करा देता हूँ, आप वहीं रहिएगा। अंकल जी ने कहा कि हाँ बेटा, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी अगर तुम मेरा ओल्ड एज होम में रजिस्ट्रेशन करा दोगे तो। इंस्पेक्टर राज अंकल जी को लेकर एक ओल्ड एज होम पहुंच जाता है और उनका वहां रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फिर वहां से जब इंस्पेक्टर राज जाने लगता है तो अंकल जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंकल जी कहते हैं कि जो अमेरिका गया वो मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा अब तू ही है। इंस्पेक्टर राज ने फिर कुछ पैसे अंकल जी को दिए कि वो अपने कुछ खर्च उससे कर सकें। उसके बाद इंस्पेक्टर राज वहां से चला जाता है और अपने घर आ जाता है। फिर इंस्पेक्टर राज सोचने लगा कि मुझे अब लोगों के लिए कुछ करना होगा। यही सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। इंस्पेक्टर राज ने रात में एक सपना देखा कि वह सब कुछ छोड़कर एक शांतिपूर्ण वातावरण में दूर पहाड़ों पर चला गया है। वहां उसे एक अनजानी सी लड़की मिलती है। वह उसे अपने घर ले जाती है और कहती है कि शहरी बाबू, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरे साथ कोई नहीं है। वह लड़की, जिसका नाम मुन्नी था, बहुत सीधी और सच्चे दिल की थी। उसकी आंखों में एक डर का एहसास था। फिर मैंने फौरन एक टैक्सी बुक की और शहर की ओर निकल गए। शहर में मुन्नी के पापा का इलाज चला और वो जल्दी ही स्वस्थ हो गए। फिर उन्होंने राज का धन्यवाद दिया। उनके इलाज के सारे बिल का पेमेंट राज ने ही किया। मुन्नी के पापा मनोज ने कहा कि साहब, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे और आपका जितना भी खर्चा हुआ होगा वो हम धीरे धीरे चुका देंगे। राज ने कहा कि ठीक है, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, आप धीरे धीरे चुका दीजिएगा। तभी राज ने देखा कि मुन्नी की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह राज को देखकर पता नहीं क्या सोचने लगी। फिर वो गांव की ओर निकल गए। राज उन्हें जाते हुए देख रहा था। तभी मुन्नी ने एक बार पीछे मुड़कर राज को देखा और फिर वो दोनों उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गए। राज सोच में पड़ गया था। उसे वह मुन्नी का एक बार पीछे मुड़कर देखना उसे परेशान कर रहा था। शायद वो कुछ कहना चाह रही थी पर कह नहीं पाई। इंस्पेक्टर राज पुलिस स्टेशन में बैठा ही था कि उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। उधर से फोन पर आवाज आई, अगर तुम सच में सच ढूंढने की काबिलियत रखते हो तो मोहनपुर मोहल्ले के 7वें ब्लॉक की पुरानी इमारत में रखी ब्लैक फाइल को ढूंढ लो। उसमें वो राज है जो पूरे शहर को हिला सकता है। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि कौन हो तुम और क्यों मुझे ये बता रहे हो? लेकिन उधर से सिर्फ हल्की हंसी सुनाई दी और कॉल कट हो गई। इंस्पेक्टर राज सोचने को मजबूर हो चुका था। उसने तुरंत कांस्टेबल विजय को बुलाया। विजय ने कहा, सर आप चिंतित लग रहे हैं, क्या बात है? इंस्पेक्टर राज ने कहा कि विजय, मोहनपुर मोहल्ला, 7वां ब्लॉक, पुरानी इमारत और एक ब्लैक फाइल, कोई हमें चैलेंज कर रहा है। कांस्टेबल विजय ने कहा कि तो फिर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। दोनों बिना टाइम वेस्ट किए जीप लेकर उस जगह पहुंचे। इमारत बिल्कुल पुरानी और वीरान थी, टूटी खिड़कियां और जंग लगे दरवाजे। विजय ने कहा कि सर, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है।
इंस्पेक्टर राज ने कहा कि विजय चलो अंदर चलकर देखते हैं। जैसे ही उन्होंने मोबाइल की टॉर्च जलाई, धूल ही धूल उस मकान में दिखाई दी। सीढ़ियां चढ़ते हुए दोनों दूसरे मंजिल तक पहुंचे। वहां एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा टूटा हुआ था। कमरे में घुसते ही उन्होंने देखा कि दीवार पर खून से एक लाइन लिखी है, सच को पकड़ना आसान नहीं होता। विजय ने कहा कि सर, लगता है हमें डराने की कोशिश की जा रही है। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि डराना तो तभी होगा जब हम डरें। देखो, अलमारी के पीछे कुछ है। उन्होंने पुरानी लकड़ी की अलमारी खींची। पीछे एक छोटा सा गुप्त खांचा था जिसमें सचमुच ब्लैक फाइल रखी थी। इंस्पेक्टर राज ने जैसे ही फाइल उठाई, तभी पीछे से किसी ने जोर से चाकू फेंका। चाकू इंस्पेक्टर राज के ठीक पास दीवार में धंस गया। विजय ने कहा कि सर, पीछे हटिए। राज पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस सीढ़ियों पर भागते हुए पैरों की आहट। राज ने कहा कि रुक जाओ, भागो मत। रुक जाओ। दोनों ने उसका पीछा किया, लेकिन वह शख्स अंधेरे गलियारे में गायब हो गया। राज ने फिर उस ब्लैक फाइल को खोला। अंदर कई दस्तावेज थे, शहर के नामी गिरामी लोगों की तस्वीरें, अन्य काफी संदिग्ध कागजात, और उनमें बार बार एक ही नाम बार बार दोहराया गया था, विनोद कुमार। विजय ने कहा कि सर, ये नाम तो कुछ सुना हुआ लग रहा है। कल इसका किसी अखबार में एक इंटरव्यू छपा था जिसमें ये लोगों को सपने दिखा रहा था। राज ने कहा कि ये लोग सपनों की आड़ में लोगों को गुमराह करके अपना कारोबार कर रहे हैं। तभी इंस्पेक्टर राज के मोबाइल पर फिर उसी अनजान नंबर से मैसेज आया कि अगर सच जानना चाहते हो तो कल रात 12 बजे नदी के किनारे वाली हवेली में आना अकेले। विजय ने कहा कि सर, ये तो एक जाल बिछा रहे हैं, वहां आपका अकेला जाना खतरनाक होगा। राज ने मुस्कुराकर कहा कि यही तो असली खेल है जिसमें मुझे मजा आता है। वहां तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि सच वहीं पर मिलेगा। अगली रात राज अकेला ही फैक्ट्री पहुंचा। अंधेरे में सिर्फ उसकी मोबाइल की टॉर्च की रोशनी थी। हवेली के अंदर सन्नाटा पसरा था। अचानक ऊपर से एक हंसी गूंजी। फिर आवाज आई कि बहुत हिम्मत है तुम में, इंस्पेक्टर, लेकिन सच को जानने की कीमत होती है। तैयार हो? इंस्पेक्टर राज ने कहा कि मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। सामने आओ। तभी सामने से 3 नकाबपोश लोग निकले। उनके हाथों में बंदूकें थीं। राज ने कहा कि तो असली चेहरा छुपाने से बच पाओगे क्या? लड़ाई शुरू हुई। राज ने अपनी फुर्ती से पहले नकाबपोश का हथियार छीन लिया। गोलियां चलने लगी, शोर गूंज उठा। तभी एक नकाब हट गया और चेहरा सामने आया, विनोद कुमार। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि तो ये है तुम्हारा हाल और तुम्हारी काली सच्चाई। विनोद ने गुस्से में कहा कि तुम सोच भी नहीं सकते, इंस्पेक्टर। ये सिर्फ शुरुआत है। ये पूरा शहर मेरे कदमों में होगा और मेरे इशारे पर चलेगा। इंस्पेक्टर राज ने कहा कि शहर तुम्हारे कदमों में कभी नहीं होगा। फिर जबरदस्त झड़प के बाद आखिरकार इंस्पेक्टर राज ने विनोद को काबू कर लिया। लेकिन इंस्पेक्टर राज और विनोद दोनों बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। 2 नकाबपोशों की मौत हो चुकी थी। अब पुलिस की गाड़ी भी आ चुकी थी। विजय 3 और कांस्टेबल के साथ पहुंचा चुका था। विजय दोनों को लेकर अस्पताल पहुंचा और 2 लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गईं। इंस्पेक्टर राज को 4 गोलियां लगी थीं, 2 पैर में, 1 कंधे पर और 1 सीने पर, जबकि इलाज के दौरान विनोद कुमार की मौत हो गई। इंस्पेक्टर राज की हालत नाजुक थी। विजय भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि इंस्पेक्टर राज जल्दी स्वस्थ हो जाएं। इंस्पेक्टर राज का ऑपरेशन हो रहा था। विजय की धड़कनें तेज हो रही थीं। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर साहब बाहर निकले। उन्होंने विजय को बताया कि इंस्पेक्टर राज बहुत मजबूत इरादे वाले इंसान हैं। उनकी बहादुरी की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। हमने उनके शरीर से 4 गोलियां निकाल दी हैं। वो अभी सो रहे हैं। 1 घंटे के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। लेकिन एक बात साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब शायद वो अपनी सर्विस को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। विजय ने कहा कि डॉक्टर साहब, फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये थी कि पहले उनकी जान बच जाए, फिर आगे तो देख लिया जाएगा। इंस्पेक्टर राज से मिलने फिर कई पुलिस अधिकारी आए। उस ब्लैक फाइल को सीआईडी को सौंप दिया गया और फिर आगे की कार्यवाही सीआईडी ने करनी थी। उस ब्लैक फाइल की वजह से फिर कई अपराधी पकड़े गए। सभी अखबारों, न्यूज चैनलों पर इंस्पेक्टर राज की बहादुरी के कारनामे दिखाए जाने लगे। फिर थोड़ा स्वस्थ होने के बाद इंस्पेक्टर राज ने स्वास्थ्य को देखते हुए अपना इस्तीफा अधिकारियों को सौंप दिया। उनका इस्तीफा भी तुरंत मंजूर हो चुका था। इस तरह से इंस्पेक्टर राज अब अपना आगे का जीवन जीने की कोशिश करने लगे। और फिर अब ये नोबेल यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये पूरी नोबेल आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। दी एंड।
थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।